अध्याय 13 ताकतवर की इच्छा भाग 2। रात्रिभोज के समय बारूक कबीले के 3 सदस्यों और उनके गृहस्वामी हीरी सभी ने एक साथ रात्रिभोज किया। लिटिल वॉटन ने खाने की मेज पर एक प्यारा सा हंगामा खड़ा कर दिया, जिससे माहौल हंसी से भर गया। रात्रि भोज समाप्त होने तक बूढ़ा गृहस्वामी वॉटन को वापस उसके कमरे में ले गया, जबकि लिनली और उसके पिता हॉग बातें करने लगे। सही पिताजी, कौन अधिक मजबूत है, एक जादूगर या एक योद्धा? लिनली उत्सुक थी। हॉग ने लिनली की ओर देखा। हंसते हुए उसने अपना सिर हिलाया और कहा, लिनली, मैगी और योद्धाओं में से प्रत्येक की अपनी ताकतें हैं। उसी रैंक पर एक जादूगर शायद एक योद्धा से थोड़ा अधिक मजबूत होता है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक जादूगर की स्थिति उसके समकक्ष योद्धा की तुलना में एक पूर्ण रैंक अधिक होती है। उदाहरण के लिए 8वीं रैंक का वह दोहरे तत्व वाला जादूगर सामाजिक प्रतिष्ठा के मामले में शायद 9वीं रैंक के योद्धा से भी थोड़ा बेहतर है। यदि वे थोड़े ही अधिक शक्तिशाली हैं तो स्थिति में इतनी बड़ी विसंगति क्यों है? लिनली उत्सुक थी। हॉग हंसे। इस पर चर्चा करने से पहले आपको मैगी की रैंकिंग प्रणाली को समझना चाहिए। 9 रैंक है। प्रथम श्रेणी और द्वितीय श्रेणी के जादूगरों को कनिष्ठ जादूगर माना जाता है। तीसरी और चौथी श्रेणी के जादूगरों को मध्य स्तर का जादूगर माना जाता है। 5वीं और 6ठी रैंक के जादूगरों को वरिष्ठ जादूगर माना जाता है। उनके ऊपर 3 रैंक 7वां, 8वां और 9वां। ये सभी भयानक रूप से शक्तिशाली लोग हैं, और निस्संदेह 9वीं श्रेणी के जादूगरों से ऊपर संत स्तर के जादूगर हैं। मैगी की ऐसी सामाजिक प्रतिष्ठा होने का कारण यह है कि उनके मंत्रों में विनाशकारी क्षमता बहुत अधिक है। हॉग ने जूस का एक गिलास उठाया और पीते हुए बात करना जारी रखा। विनाशकारी क्षमता। लिनली ने अपने पिता की ओर देखा। जूस का गिलास नीचे रखते हुए हॉग ने सिर हिलाया। एक अकेला योद्धा, यहाँ तक कि एक ड्रैगनब्लड योद्धा भी तलवार के वार से अधिकतम 100 लोगों को मार सकता है। जब 10 लाख लोगों की सेना का सामना करना पड़ता है तो अधिक से अधिक वह उनके नेता को मार सकता है, लेकिन जब कोई नेता मर जाता है तो उसे आसानी से बदला जा सकता है। लेकिन एक संत स्तर का जादूगर, यदि वह उन शक्तिशाली निषिद्ध मंत्रों में से किसी एक का उपयोग करना चुनता है तो वह पूरे शहर को नष्ट कर सकता है या सैकड़ों हजारों की सेना को मिटा सकता है। पूरी सेना नष्ट हो गई, भले ही उसका नेता बच भी गया, तो क्या फायदा? इस प्रकार एक राज्य के लिए एक संत स्तर का जादूगर पूरी शत्रु सेना से भी अधिक भयानक होता है। लिनली तुरंत समझ गई। आइए अभी संत स्तरीय मैगी पर चर्चा न करें। यहाँ तक कि 8वीं या 9वीं रैंक का जादूगर भी ऐसे मंत्रों का उपयोग करने में सक्षम होगा जिनमें चौंकाने वाली शक्ति होती है और जो युद्ध का रुख बदलने में सक्षम होते हैं। यही कारण है कि जादूगरों की सामाजिक प्रतिष्ठा इतनी ऊंची है। हॉग ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। लिनली ने चुपचाप सिर हिलाया। यूलान महाद्वीप की युद्धग्रस्त भूमि में कोई कल्पना कर सकता है कि एक राज्य के लिए जादूगर कितने महत्वपूर्ण थे। अरे हाँ पिताजी, मैंने एक किताब में पढ़ा था कि एक योद्धा की तुलना में एक जादूगर की शारीरिक शक्ति बहुत कमजोर होती है। लेकिन तभी मैंने उस मैगस को वेलोसिड्रैगन के पीछे से आसानी से नीचे कूदते हुए देखा। उसका शरीर शारीरिक रूप से कमजोर कैसे हो सकता है? लिनली ने पीछा किया। हॉग ने उत्तर दिया, चलिए इस प्रश्न पर बाद में चर्चा करते हैं। लिनली, आपको पता होना चाहिए कि यूलान महाद्वीप में एक औसत व्यक्ति का जीवन काल लगभग 120-130 वर्ष है। शक्तिशाली जादूगर और योद्धा अधिक समय तक जीवित रह सकते हैं, आमतौर पर 200 या 300 साल तक, या कभी कभी 400 साल तक भी। किसी व्यक्ति के जीवन काल की पूर्ण सीमा 500 वर्ष है। केवल वे ही जिन्होंने संत स्तर के लड़ाकों की पौराणिक शक्ति प्राप्त कर ली है, समय के आदेशों से मुक्त होकर अनंत काल तक जीवित रह सकते हैं। लिनली ने सिर हिलाया। इस बारे में उन्होंने अपनी किताबों में भी पढ़ा था। लेकिन लिनली, क्या आप जानते हैं कि शक्तिशाली योद्धा और जादूगर इतने लंबे जीवन काल का आनंद क्यों लेते हैं? हॉग ने एक प्रश्न पूछा। लिनली चौंक गई। लिनली ने हमेशा इसे जीवन का एक तथ्य माना था कि शक्तिशाली योद्धा और जादूगर 300 या 400 वर्षों तक जीवित रह सकते हैं। उसने कभी कारण पर विचार नहीं किया। लिनली के चेहरे के भाव को देखकर हॉग हंसने के अलावा कुछ नहीं कर सका। लिनली, सबसे पहले मुझे आपको ये बताना होगा कि इस दुनिया में मौलिक शक्तियां हैं। अग्नि प्रकार का तत्व, जल प्रकार का तत्व, पवन प्रकार का तत्व, पृथ्वी प्रकार का तत्व, बिजली प्रकार का तत्व, प्रकाश प्रकार का तत्व और अंधकार प्रकार का तत्व। योद्धा और जादूगर दोनों अपने प्रशिक्षण के हिस्से के रूप में प्रकृति से इन तत्वों को अवशोषित करने पर भरोसा करते हैं। जादुई मंत्र और युद्ध क्यूई दोनों एक विशिष्ट मौलिक प्रकार से प्रेरित और निर्धारित होते हैं। यदि आपने ध्यान से देखा होता तो आप देख सकते थे कि आज आपने जो साहसिक दल देखा था उसमें 4 योद्धाओं के लिए लाल सिर वाले नेता के पास अग्नि प्रकार की लड़ाई क्यू थी। अन्य 3 में या तो वायु प्रकार की युद्ध क्यूई थी या पानी प्रकार की युद्ध क्यूई थी। और बैटल क्यूई की तरह मैगी के मंत्रों में भी मौलिक प्रकार होते हैं। यह पहली बार था जब लिनली ने इसके बारे में सुना था। केवल अब उसे पता चला कि जादूगर और योद्धा दोनों ही तत्वों से प्राकृतिक ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर थे।
शक्तिशाली मैगी इतने लंबे समय तक जीवित रह सकते हैं, इसका कारण यह है कि जब मैगी शुद्ध मैचफोज उत्पन्न करने के लिए अपने शरीर में प्राकृतिक मौलिक ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। जब मौलिक ऊर्जा उनके शरीर के माध्यम से बहती है, तो ये स्वाभाविक रूप से उनके छिद्रों, उनके जोड़ों और उनके मांस को परिष्कृत करेगी, जिससे उनके शरीर मजबूत और मजबूत होते हैं। मजबूत शरीर के साथ स्वाभाविक रूप से वे लंबे समय तक जीवित रहेंगे। इसी तर्क से जब योद्धा अपनी युद्ध क्यूई विकसित करते हैं, तो वे प्राकृतिक ऊर्जा को भी अवशोषित करते हैं, जो उनके शरीर से बहती है और इसे मजबूत करती है। योद्धा जितना शक्तिशाली होगा, उसका शरीर उतना ही मजबूत होगा। स्वाभाविक रूप से वह लंबा जीवन जिएगा। हॉग ने सब कुछ विस्तार से बताया। लिनली को ऐसा महसूस हुआ मानो अब सब कुछ बिल्कुल स्पष्ट हो गया है। उनके पिता के शब्दों के आधार पर मैगी के शरीर भी मौलिक शक्ति से मजबूत हो गए थे और इसलिए स्वाभाविक रूप से बहुत मजबूत होंगे। लेकिन पिताजी, ऐसा क्यों है कि लोग कहते हैं कि जादूगरों का शरीर कमजोर होता है? लिनली भ्रमित थी। हॉग ने सिर हिलाया। क्या आप ये बात अपने माध्यम से नहीं सोच सकते? मैगी के पास समान रैंक के योद्धाओं की तुलना में केवल कमजोर शरीर होते हैं, और पूर्ण रूप से नहीं। उदाहरण के लिए 8वीं रैंक के जादूगर के पास दूसरी या तीसरी रैंक के योद्धा के समान शारीरिक शक्ति हो सकती है, भले ही वह कभी भी किसी शारीरिक प्रशिक्षण में शामिल न हुआ हो। लेकिन निस्संदेह 8वीं श्रेणी के योद्धा की तुलना में उसका शरीर वास्तव में बहुत कमजोर होगा। लिनली ने अपने सिर पर थप्पड़ मारा, फिर हंसा, कुछ हद तक शर्मिंदा होकर। उसे यह सरल तर्क कैसे समझ में नहीं आया। उनके विचार सचमुच बहुत कठोर थे। हालांकि इस तथ्य के बावजूद कि मैगी हाथापाई की लड़ाई में कमजोर हैं, उनके पास इस कमी को दूर करने के अपने तरीके हैं। एक विधि जादुई सुरक्षात्मक मंत्रों का उपयोग कर रही है, जैसे पृथ्वी की ढाल, बर्फ की ढाल, हवा की ढाल या प्रकाश की ढाल मंत्र। सबसे पहले वे बचाव के लिए अपने जादू का उपयोग करेंगे, फिर वे जवाबी हमला करने के लिए अपने जादू का इस्तेमाल करेंगे। और वास्तव में शक्तिशाली जादूगरों के पास एक और तरीका है, जादुई जानवरों का उपयोग करना। ये शब्द सुनकर लिनली की आंखों में चमक आ गई। लिनली अपना खुद का एक जादुई जानवर भी चाहता था, जैसे कि एक शक्तिशाली वेलोसिड्रैगन। एक शक्तिशाली जादुई जानवर अपने जादूगर के शरीर की रक्षा कर सकता है, दुश्मनों को करीब आने से रोक सकता है। इस तरह जादूगर अपने विरोधियों को मारने के लिए तुरंत अपना आक्रमणकारी जादू कर सकता है। बोलते समय हॉग मुस्कुराया। लिनली ने तुरंत पूछा, पिताजी, कोई व्यक्ति जादुई जानवर साथी कैसे प्राप्त कर सकता है? लिनली के चेहरे के भाव देखकर हॉग हंसे बिना नहीं रह सके। जादुई जानवर साथी प्राप्त करने के केवल 2 तरीके हैं। पहला है जादुई जानवर को स्वेच्छा से अपने अधीन करना और आपकी सेवा करना। दूसरा तरीका जादुई जानवर को गुलाम बनाने के लिए आत्मा बाध्यकारी जादुई सरणी का उपयोग करना है। पूर्ण की आवश्यकताएं बहुत कठिन है। एक जादुई जानवर के लिए स्वेच्छा से खुद को आपके अधीन करने के लिए शायद एकमात्र तरीका जादुई जानवर को सीधे युद्ध में हराना है। तभी वह स्वेच्छा से आपका अनुसरण करेगा। उदाहरण के लिए, यदि आप वेलोसिड्रैगन को वश में करना चाहते हैं, तो आपको पहले उस वेलोसिड्रैगन को युद्ध में हराने में सक्षम होना होगा। उनके पिता के शब्दों ने लिनली को अवाक कर दिया। वह अपना खुद का एक वेलोसिड्रैगन चाहता था, लेकिन उसके पास किसी को हराने की शक्ति कैसे हो सकती थी? जहां तक दूसरी विधि की बात है, आत्मा को बांधने वाली जादुई श्रृंखला स्थापित करना बेहद जटिल है। कम से कम 7वीं रैंक का कोई जादूगर ही ऐसी व्यूह रचना स्थापित कर सकता है। हॉग ने शांत स्वर में कहा। लिनली स्तब्ध रह गई। पिताजी, आप जो कहते हैं, केवल 7वीं श्रेणी या उससे ऊपर का कोई जादूगर ही किसी जादुई जानवर को गुलाम बना सकता है? नहीं, जरूरी नहीं। यदि आपके पास पर्याप्त पैसा है, तो आप एक आत्मा बाध्यकारी स्क्रॉल खरीद सकते हैं। जब समय आएगा, तो आपको बस इसे तोड़ना होगा, और यह स्वचालित रूप से एक आत्मा बाध्यकारी जादुई सरणी उत्पन्न करेगा। हालांकि आत्मा को बांधने वाला स्क्रॉल आश्चर्यजनक रूप से महंगा है, हॉग ने आत्मनिंदा करते हुए हंसी के साथ कहा। ये कितना महंगा है? लिनली ने विषय का अनुसरण किया। आखिरी बार मैंने सुना, चल रही कीमत लगभग 10,000 सोने के सिक्के थी। और इससे भी बड़ी बात यह है कि भले ही आपके पास पैसा हो, इसकी दुर्लभता के कारण इसके लिए लगभग कोई बाजार नहीं है। हॉग के शब्दों ने लिनली को खुद पर फूट फूट कर हंसने पर मजबूर कर दिया। एक जादुई जानवर साथी प्राप्त करने का सबसे कठिन हिस्सा उसे हराना था। बेशक आप हमेशा एक कमजोर जादुई जानवर को एक साथी के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब क्या होगा? लेकिन एक शक्तिशाली जादुई जानवर के लिए क्या आपके पास उसे वश में करने के लिए पर्याप्त शक्ति है? यदि आपको जाल और चालबाजी का उपयोग करके इसे हराना था, तो जादुई जानवर संभवतः कैसे सेवा करने को तैयार हो सकता है? किसी को पूरे दिल से अपने अधीन करने के लिए मनाना आसान बात नहीं है। जहां तक आत्मा बाध्यकारी सरणी का उपयोग करने की दूसरी विधि का सवाल है, ये स्पष्ट था कि यह विकल्प केवल शक्तिशाली जादूगरों या अमीर लोगों के लिए उपलब्ध था। यहां तक कि कई कुलीन कुल भी एक आत्मा बंधनकारी स्क्रॉल के लिए 10,000 सिक्कों की असाधारण राशि देने को तैयार नहीं होंगे। अपने होठों को चबाते हुए लिनली ने विचार में अपनी भौहें सिकोड़ ली।
अगर मैं वास्तव में अपने परिवार की आर्थिक स्थिति के आधार पर एक जादुई जानवर साथी प्राप्त करना चाहता हूं, तो मुझे पहले 7वीं रैंक का जादूगर बनना होगा। यही एकमात्र तरीका है। लिनली ने गुप्त रूप से सभी संभावनाओं पर विचार किया, लेकिन वह अच्छी तरह जानता था कि यह कितना कठिन होगा। और इस योजना में पहली बाधा, सवाल यह है कि क्या उसके पास जादू का उपयोग करने की प्राकृतिक प्रतिभा भी थी या नहीं। आखिरकार एक अवसर में उसके पास केवल 10,000 ही थे। यदि उसके पास इसके लिए प्राकृतिक प्रतिभा नहीं होती, तो उसके जादूगर बनने का कोई रास्ता नहीं था। यदि आपको कहानी पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें।